आज 17 मार्च 2025 को अजमेर से हमारा संदेश ये है कि कल रात को कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग संबंधित रियलाइजेशन हमें हुए, उसको हम रिकॉर्ड पे शेयर कर देते हैं, बाद में कभी याद रहे ना रहे। पहली बात तो ये कि 37 साल में हमने इनर चाइल्ड हीलिंग पर बहुत काम किया, इतना काम किया है कि हमने उसको छोड़ा ही नहीं है। आज भी उस स्कूल में जाते हैं, पुराने कॉलेज में जाते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं और जितना पुराना इन्फॉर्मेशन हम निकाल कर लेकर आ सकते हैं निकालते हैं और उस संबंधित जो भी इमोशंस हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अलग-अलग शर्ट और पैंट और शॉर्ट्स पहन के हम अलग-अलग लोकेशन पे अलग-अलग उम्र में, 5 की उम्र में, 7 की, 10 की, 12 की उम्र में, तो उन लोकेशंस पे उन मेमोरी में जाना और अपने आप को गाली देते हुए, इधर आ पैंच, इधर कुत्ते, इधर आ, अपने आप को बुलाते हुए इधर आ, सबको बोला, सारी उम्र के 15-20 जो हितेश शाक्य हैं उनको जोड़ लो और उनको पूछो, अबे तेरे को मालूम है अगले 20 साल में कहाँ-कहाँ तू गया, कितनी-कितनी मौज की, क्या-क्या पढ़ा है, कौन-कौन सी गर्लफ्रेंड तूने बनाई, कितनी मौज करी अपनी ज़िंदगी तेरे को मालूम है? तो उसकी शक्ल देख, वो बच्चे की शक्ल क्या समझे? तो हम 37 साल के हितेश शाक्य अपने बचपन की यादों में जाते हैं और 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के हितेश शाक्य को पकड़ कर लेकर आते हैं और चूंकि मजाक नहीं चल रहा है, पूरी ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी के साथ ये काम करना है, इसलिए उसकी शर्ट भी आनी चाहिए, शक्ल भी आनी चाहिए, हेयर स्टाइल भी आनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो अपने आप को आईने में देखा ही है ना हजारों बार, तो मेरे को तो पता ही है ना कि जब ये 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था हितेश शाक्य, तो मोटा रूप से उसका अपीयरेंस कैसा था। उसने जब वो उदयपुर गया था तो सफेद कलर का कुर्ता पहन रखा था, शॉर्ट कुर्ता, ठीक है। और जब एनसीसी में जाता था तो वो खाकी कलर की छोटी चड्डी पहन के जाता था, ठीक है। एक जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सलमान खान की कौन सी उनती यार वो दीदी तेरा दीवार दीवाना उस समय कौन सी जैकेट पहन रखी थी, वो सब हितेश शाक्य को बुला कर लेगा, सबको जमा कर, सब हरामियों को, सारे हितेश शाक्य को जमा कर, पैंच इधर लग गया, इधर क्या। तो आज से 22 साल पहले 2003 में जब हमने 12th खत्म की थी तो स्कूल की ड्रेस आखिरी बार पहनी थी, व्हाइट शर्ट थी, जो पैंट का कलर था वो कबूतरी रंग का था, फुल ब्लैक शूज थे और जो मोजे थे वो भी कुछ कबूतरी रंग के थे और जो टाई थी वो फुल डार्क ब्लू टाइप की थी। और अभी मुझे याद आया ये जिक्र करते हुए, तो ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जिक्र यदि मैंने नहीं किया होता ना तो पिछले 22 साल में वो जो स्कूल का लोगो है जो टाई पे था वो मेरे दिमाग से चला गया था। तो अभी ये जो चक्र एक्सरसाइज की हमने आपके साथ वॉइस नोट पर, वो स्कूल का जो लोगो है टाई पे वो याद आया और इससे फिर बेल्ट भी याद आया और बेल्ट का रंग मैं भूल गया था। अभी याद आया कि ब्लैक कबूतरी और व्हाइट की स्ट्रिप में वो बेल्ट हुआ करता था। दिस इज एक्सट्रीमली फकिंग नेसेसरी भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, दुनिया में कुछ जरूरी नहीं है। आपके बचपन में क्या हुआ एक्सट्रीमली जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं दुनिया में। तो स्कूल में 2003 में आखिरी बार वो हमने ड्रेस पहनी थी व्हाइट शर्ट की और जो डार्क ब्लू लंबी सी टाई हुआ करती थी, रोज सुबह स्कूल जाने से पहले हम उसको बांधते थे, नॉट बांधते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था। फिर जब टाई की नॉट बांधते हैं ना तो उसके पीछे से एक टाई का छोटा सा बच्चा निकल कर आता है जो कभी कभी टाई के बाहर आकर झांकता हुआ और टाई की शोभा को बिगाड़ता है तो वो जो मेन टाई होती है उसके पीछे थोड़ी सी पॉकेट होती है, उस पॉकेट के अंदर आप टाई के बच्चे को डाल देते हो, तो सब बच्चे अपने तरीके से उसको छुपाते हैं, बट हमारा तरीका था। और शूज़ क्या है कि हमको लेस वाले पसंद नहीं थे, लेकिन स्कूल में लेस वाले शूज़ ही चलते थे। तो एक बार मौसा जी को देखकर हमने बोला, क्योंकि उनके शूज़ जो है बिना लेस वाले थे, तो हमने बोला कि आपके जूते सही है, इसको हमारे वाले जूते को तो पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरे वाले जूते को भी पहनना पड़ता है, लेकिन वो बात लेस वाली बात मैं उसको कह नहीं पाया, क्योंकि जैसे उसने बोला ना कि ऐसे तो मेरे को भी पहनना पड़ता है, तो मैं चूंकि इतना हाजिर जवाबी नहीं था, इतना कम्युनिकेशन स्किल नहीं थे, तो वो बात वहीं की वहीं अटक गई, मेरे दिमाग में 25 साल से अटकी हुई है क्या समझे। तो 37 साल से हमने अपने बचपने को पकड़ के रखा हुआ है, प्रतिदिन छोड़ा ही नहीं है, ऐसे पकड़ के रख रखा है जैसे कि वही मेरा अपना है, वही मेरा सपना है और उसके अलावा कोई नहीं है, मतलब वही मेरा बच्चा है और मुझे और कोई बच्चा चाहिए भी नहीं और मुझे किसी और बच्चे का बाप बनना भी नहीं और मुझे उस बच्चे की कोई माँ देखनी नहीं है, क्योंकि माँ से मतलब नहीं, मेरे को तो बाप से मतलब है, मैं उस बच्चे का बाप हूँ और बच्चा मेरा है। तो बच्चा मैं देख रहा हूँ कि आज से करीब 25 साल पहले सन 2000 के अंदर उदयपुर के अंदर हिरन मगरी के अंदर एक पार्क है, वहां पर घूम रहा है शॉर्ट व्हाइट कुर्ते के साथ, वो मेरा अपना है और वो एनसीसी जा रहा है, उसके अंदर चड्डी पहन रखी है उसने, बाहर तो एनसीसी चड्डी पहन रखी है, तो अंदर जो चड्डी पहन रखी है वो इतनी बड़ी है कि उसकी चड्डी जो एनसीसी का जो हाफ पैंट है उसे थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रही है, तो वो शर्मा रहा है कि मेरी चड्डी एनसीसी के हाफ पैंट से बाहर निकल रही है तो
मेरा संबंध उससे है, मैं उसको जानता हूँ इस दुनिया में, और किसी को नहीं जानता, और मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, उसकी खुशियों से मतलब है। क्या समझे भाई साहब? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया की शुरुआत है ना, वो सतयुग से नहीं हुई। दुनिया की जो शुरुआत है वो आइस एज से नहीं हुई। जो भारत की शुरुआत है वो 1947 से नहीं हुई। वो सारी की सारी जो शुरुआतें हैं ना, इस पूरी दुनिया की सारी फिलोसॉफी, सारे धर्म, सारा अध्यात्म, सारा सेक्स, खाना पीना, घूमना, पढ़ाई, विज्ञान, तकनीकी, संचार, इन सबकी एवरी टेकिंग थिंग इन द एक्सपीरियंस, इन सब की जो शुरुआत है ना, ये 1987 से हुई है। और ये सब खत्म कब होगा? ये खत्म या तो आज रात को जब हम सोएंगे तब हो जाएगा, या कल रात को हो जाएगा, या परसों रात को हो जाएगा, या किसी ना किसी रात को नींद में हो जाएगा। और कल सुबह हमारा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं आएगा, मतलब नेक्स्ट सुबह हमारा स्टेटस नहीं आएगा, तो आप लोग मान लेना हम मर गए, हमारी लाश कुत्तों को खिला देना। और यदि नहीं खिलाओगे, आप उसका उठाव ना करोगे, तो साबित हो जाएगा कितने बड़े चूती। क्या बोला हमने आपको? इस दुनिया की जो शुरुआत है वो 25 जुलाई 1987 को हुई। और खत्म कब होगी दुनिया? ये आज रात को खत्म हो जाएगी, या कल रात को, कि परसों रात को, या ऐसी किसी रात को खत्म होगी जब हम सो जाएंगे और हमारे प्राण निकल जाएंगे। प्राण तो निकलते नहीं है, वो गुलाम बेवकूफ लोग हैं, लो IQ लोग हैं, जिनको लगता है कि प्राण निकलते हैं। वो तो क्या है कि पंचमहाभूतों का एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। वो डिसइंटीग्रेट मार जाएगा, उसका जो कंपोजिशन है, तो मार जाएगा, तो मार जाएगा, वो मार गया तो खत्म हो गया वो। तो हमारे ऑलमोस्ट एवरी डे हम 9 साल से बुला रहे हैं कि हमारी शरण में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, चूतियों को छोड़े, गुलामों की दुनिया छोड़ के आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, घर पे चिट्ठी लेके आ जाओ, माँ चुदाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। लेकिन नहीं आ रहे हो। अब जब हम मर गए तो चूती की तरह आप भैंचो रेस्ट इन पीस लिख रहे हो, आप इसकी लाश बना रहे हो, अर्थी बना रहे हो, ये बना रहे हो, बना रहे हो, उसको उठावना कर रहे हो। इन्फानेट चूती है भैंचो, इन्फानेट चूती है, इन्फानेट चूती लोग है। उठावना भैंचो, इसका अंतिम क्रिया भैंचो, रेस्ट इन पीस, और दूसरा और तीसरा और चूती, अनंत चूती, अनंत इन्फानेट मैक्स चूती भैंचो, अनंत चूती लोग। तो रजनीश ने क्या सिखाया था कि हर दिन को ऐसे जियो कि इस धरती पर आज ही उतरे हो, इतनी फ्रेशनेस के साथ में, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ में, इतनी क्यूरोसिटी के साथ में, इतने एक्साइटमेंट के साथ में जियो। तो पीके फिल्म में वही दिखाया गया है जो रजनीश ने शिक्षा दी है। पीके फिल्म मतलब हमसे कोई पूछे कि मोस्ट स्पिरिचुअल फिल्म कौन सी रही है हमारी जिंदगी की, तो हम पीके बोलेंगे। मतलब पीके का वो शुरू वाला पार्ट जिसके अंदर वो आंखें चौड़ी करके पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, पूरी जिज्ञासा के साथ में हर एक चीज को देखता है कि ये ऐसा क्यों है, कपड़े पहन रखे तो क्यों है, और खाना क्यों खा रहे हो, और बात क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, और सच क्यों बोल रहे हैं, और ये भगवान क्यों है, और भगवान को कौन ने बनाया, और ये भगवान को इसने बनाया तो ये 15 रुपए में क्यों बेच रहा है। तो इतनी ईमानदारी से, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ में, इतनी जिज्ञासा के साथ में इस पूरे दिन को जियो। लेकिन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा एहसान हमने कर दिया रजनीश के ऊपर, और बोला कि आज नहीं है, हमारी जो दुनिया है ये जब से हम है, बचपन से, जब से हम जिंदा है तब से है, और उस पूरे जीवन को हम देखेंगे पूरी जिज्ञासा से और ऑथेंटिसिटी। और ये जो विषय है हम आपके सामने टच कर रहे हैं, इसके संबंध में दुनिया में बड़े बेवकूफ और लो IQ लोगों ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही लो IQ थ्योरीज बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है। वो ये है कि डोंट गेट स्टक इन पास्ट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज मूव ऑन। ये मूव ऑन तो हमको आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि हम हिंदी माध्यम के छात्र रहे तो मूव ऑन बहुत बाद में जाके, मुंबई जाके, जब हम 2008 करीब में थे और उम्र थी 21 साल, एक लड़की से हमें प्यार हुआ था जिसकी उम्र थी करीब 18 साल। उसको भी हमसे प्यार हो गया, कुछ महीने हमने प्यार खेला, फिर उसको कुछ हो गया। किसी को भी कुछ भी हो जाता है आजकल, तो हम देख रहे हैं 9 साल से बाबा बने हुए हैं, तो किसी को कुछ भी हो जाता है, बहुत ही एरेटिक बिहेवियर रहता है लोगों का। तो उसको कुछ हो गया तो फिर वो बोलने लगी कि आई हैव मूव्ड ऑन, यू आल्सो मूव ऑन। तो ये मूव ऑन क्या है? ये मूव ऑन मूव ऑन क्या है? ये मूव ऑन समझ में नहीं आया मेरे को। मूव ऑन तो जो मूव ऑन है ना, ये मूव ऑन क्या है? इस पर हमने बहुत चिंतन किया है और हमको इसका जवाब पैसे में मिला है। तो पैसा हर एक चीज का जवाब तो नहीं है, बट 99.99% चीजों का जवाब जरूर है। मतलब पैसा होना, ये नहीं कह रहे हम कि पैसा होना चाहिए फिर वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये चीजें सिर्फ पेपर के लेवल पर बता रहे हैं हम
इक्वेशन के लेवल पर बता रहे हैं कि इस इक्वेशन में पैसा डाल दिया जाता तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि इसका जो धरातल है ना वो नैसर्गिक नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब आपको कि जो मूव ऑन है ना ये नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन अ मिनट। मूव ऑन का जो कंसेप्ट है कहीं से उठा के लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़के और लड़की के संबंध में होता है। तो लड़की का जो संबंध है वो उसका भाई या उसका कोई बॉयफ्रेंड या उसका पापा या कोई वो स्वीकार नहीं कर रहा, या लड़के के जो घर वाले लड़की को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे का रिश्ता टूट जा रहा है और एक दूसरे को बोल रहे हैं मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, यू आल्सो मूव ऑन, आई आल्सो मूव ऑन। तो जो मूव ऑन कॉन्सेप्ट है ये नॉन नैसर्गिक कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। इसके नीचे कोई बेस नहीं है। इसको कैसे समझे? ये 2008 में जाइए दोबारा से, हम जब 21 साल के हैं और हमसे प्यार करने वाली लड़की 18 साल की है। अब हम तो चूंकि मूव ऑन टाइप के आदमी नहीं है, हम तो नैसर्गिक आदमी है, नैसर्गिकता से जीवन को जीने वाले आदमी है। तो 2008 में हम जहां थे हम तो आज भी वही हैं। हम तो उसके इंतजार में हैं, हम तो उसी के प्यार में हैं, लेकिन वो नहीं है। या हो सकता है हो भी, बट हमको लगता है कि वो होगी जरूर। अगर ये एक्सप्लेनेशन अब एक बार हम पहले दे देते हैं, फिर आपको समझ में आए कि वो कैसे आज भी हमारे प्यार में है। क्योंकि उस समय जब वो हमारे प्यार में थी तो वो स्टूडेंट थी, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, और फिर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि एक्स बॉयफ्रेंड था, जिससे उसको अपने आप को बचाना है। फिर उसकी मम्मी भी है, उसका घर भी चलाना है, बाप छोड़ के भाग गया तो उसको समाज को भी संभालना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर के मुंह में हम कहते हैं 100 करोड़ रुपए भर दो, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या समझे? मतलब सन 2008 में जब व्हाट्सएप तो आया नहीं और सम्राट फोन भी नहीं आया, एसएमएस वाला फोन है, तो लड़की हमको एसएमएस करके बोल रही है आई मूव्ड ऑन, यू आल्सो मूव ऑन। तो कहना क्या चाह रही है? मतलब वो उसका यदि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप से लेकर डीप एनालिसिस करो तो कहना क्या चाह रही है कि उसके माँ के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन हुए हैं, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है, कुछ एकेडमिक सिचुएशन ऐसी है, उसको कुछ प्रायोरिटी ऐसी बनानी है, या उसका जो चाचा है वो कुछ ऐसा उसको बोलता है, या फिर उसकी फ्रेंड है, या फिर कोचिंग ठीक नहीं है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या जहाँ पर वो रह रहे वो ठीक नहीं है, रेंट नहीं जा रहा है, उसको जॉब करके पैसे कमाने, इनफाइनेटली मैनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जिन सारी प्रॉब्लम्स के सबके मुंह में 100 करोड़ रुपए भर दो तो सब शांत हो गए। और 100 करोड़ क्या, मैं तो बोलता हूँ कि सबको बोलो कि तू 100 करोड़ रुपए लेके तुम सब लोग एक साल जी के अपनी आत्महत्या कर लो, तो वो सब लोग भी समाप्त हो गए जिनकी वजह से वो उसको मूव ऑन करना पड़ा अपनी जिंदगी में। और फिर मुझे सुझाव दे रही कि मूव ऑन करो, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी और एग्जांपल से आप समझिए। अभी और बचपन में चले जाइए। हितेश शाक्य क्लास 2 में है, सेंट थॉमस स्कूल में, ईसाइयों का स्कूल है। और उस स्कूल की जो हेडमास्टर नहीं है, जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, वो बड़ी मैडम है। बड़ी मैडम का नाम भी मुझे नहीं पता, बस बड़ी मैडम है। और उन बड़ी मैडम की जो बेटी है कैरोलिना मिस, वो कंप्यूटर टीचर है। तो कंप्यूटर का पीरियड हो रहा है, सब बच्चे लाइन बना के कंप्यूटर क्लास में जा रहे हैं, कंप्यूटर रूम में जा रहे हैं। कोने में कंप्यूटर रूम बना हुआ है, वहां पर इतना बड़ा 1 फुट का उसका सीपीयू है, उसके ऊपर छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है। तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए जो कैरोलिना मैडम है ना, वो प्रिंस नाम का एक वीडियो गेम खेलती हैं, बच्चों को दिखाती है। बच्चे नीचे बैठ जाते हैं दरी पे और बच्चे देखते हैं। और वो जो प्रिंस का जो म्यूजिक है ना, मेरे कान में आज भी गूंज रहा है। मैं उसको दोबारा प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उसको सुनना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। बचपन में स्पेस बार से तलवार निकाल के लड़ता था। मुझे वो स्पेस बार दबा दबा के तलवार से फिर से प्रिंस बन के उस दुश्मन से लड़ना है जिसने रानी को कैद कर रखा था। सुनो, तो आप समझ रहे हैं ना, 37 साल के हितेश शाक्य आज हो गए। हितेश शाक्य ने 7 साल की उम्र में अपनी कंप्यूटर मिस को जो कंप्यूटर गेम खेलते हुए देखा था। और बच्चे इतने सारे थे और कंप्यूटर उस टाइम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का हुआ करता था। तो कंप्यूटर टच नहीं कर सकते थे, झपट मार देगा। तो लेकिन अब मुझे स्पेस बार दबा दबा के लड़ाई लड़नी है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी जितने मेरे पास बैंक में पैसे हैं या अकाउंट है या जो भी इकोनॉमी चल रही है, जितने कभी कंप्यूटर आता है, अगर वो इस दायरे में है तो मैं उसको जाके खरीद लूंगा और उसको मैं जीने लग जाऊंगा। लेकिन इस दायरे के बाहर है ना, तो जो गुलाम और लो आईक्यू और 2 कौड़ी के स्पिरिचुअल लोग होते हैं, 2 कौड़ी के जो साइकोलॉजी के ज्ञाता होते हैं, वो मेरे को आके बोलेंगे कि यार पास्ट में तू क्यों अटका हुआ है, तू मूव ऑन, जिंदगी में यू मूव ऑन। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, यदि वो फाइनेंशियल दायरे में है, यदि वो आपके रिसोर्सेज के अंदर है, तो वो एक्सपीरियंसेबल है, री एक्सपीरियंसेबल है। और यदि नहीं है तो आपके लिए फिलॉसफी है, वो मूव ऑन का केस है। प्लीज अंडरस्टैंड। दोबारा और समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। मतलब सुनो, मैं यहाँ अजमेर में ही बैठा हुआ हूँ 2025 में। 2025 में मैं पुणे में भी बैठा हो सकता था, लेकिन मेरे को ये री एक्सपीरियंस करना है, वो प्रिंस गेम खेलना है और वो स्पेस बार दबा दबा के तलवार चलानी है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ से बैठे बैठे अभी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज तो मैं फोन भी लगाऊंगा ना सेंट थॉमस स्कूल को, तो वो मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन 100 करोड़ रुपए हैं बहुत सारे, ठीक है? तो सड़क पे कोई भी गुलाम चल रहा है, उसको बोला तेरे मुंह पे 100 करोड़ रुपए मारता हूँ, तो इधर आ जा, मेरा गुलाम बन जा। अभी सेंट थॉमस स्कूल को तो सुबह शाम फोन लगा, वो फोन लगाएगा, बोलेगा कि हितेश शाक्य है, आपको 100 करोड़ रुपए देंगे, इनको वही कंप्यूटर चाहिए और इनको वही गेम चाहिए। तो वो बोलेंगे यार वो तो 25-30 साल पुराना कंप्यूटर है, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो विंडोज 3.1 वाला था। तो मैं आपको बोलता हूँ तो आप 100 करोड़ रुपए और ले लो, आप चीन, जापान, अमेरिका, हांगकांग, कोरिया कहीं से भी लेकर आओ, मुझे वही कंप्यूटर चाहिए विंडोज 3.1 वाला, और वही प्रिंस चाहिए उसके अंदर। और 3.1 भी नहीं, वो तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। मेरे को 500 करोड़ और लो, 500 करोड़ वो लेके 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 अभी लेके आ। क्या समझे आप भाई साहब? आज 2025 में वो कैरोलिना मैडम हो सकता है बूढ़ी हो गई हो या मर चुकी हो, वो जो बड़ी मैडम थी वो ही मर चुकी हैं। वो स्कूल अभी भी जिंदा है, वो मैंने इंश्योर कर लिया है। बट ठीक है, स्कूल को दोबारा से बनाया जा सकता है। यदि मैं 100 करोड़ रुपए मार दूं, एक एक ठेकेदार के मुंह पे 100 करोड़ मार दूं, कोई कंप्यूटर की दुकान वाले को पकड़ के उसके मुंह पे 100 करोड़ मार दूं, बोले तू जमीन खोद, पाताल खोद, आसमान से लेकर आ, पहाड़ खोद, कहीं से भी लेकर आ, मुझे वो 3.1 विंडोज वाला कंप्यूटर चाहिए। तो 100 करोड़ रुपए एक एक के मुंह पे मारते जाओ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक एक के मुंह पे 100 करोड़ रुपए मुंह पे मारते जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। और जो जो बचपन में जो मोमेंट में एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूं दोबारा, वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की मेरे को ऐसा क्यों बोल रही है कि हितेश आई हैव मूव्ड ऑन, यू आल्सो मूव ऑन? उसको ऐसा कहना चाहिए था ना कि हितेश तुम्हारे पास 20,000 करोड़ रुपए नहीं जेब में और मेरे पास ही 20,000 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज वी बोथ विल हैव टू मूव ऑन। वो मेरे को एक वर्च्यू सिखा रही है, वो बहुत गलत काम कर रही है, इट इज एन अब्यूज। तो हम आपको ये सारी कहानी क्यों सुना रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में मूव ऑन कर जाना ये कोई प्रकृति का और भगवान का बनाया हुआ तरीका नहीं है। We are not supposed to move on. People forcefully have to move on exclusively because of the limitations on resources. Please understand. यदि वो रिसोर्स होते ना तो आपकी फिलोसफी खरी हो जाती, और फिलोसफी खरी हो चुकी है तो फिर आप मुझे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कि जीवन जीने का सही तरीका ये है कि बचपन के बारे में मत सोचो? प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में सिर्फ बचपन की बात नहीं है ना, इन जनरल भी ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जो जिए बगैर निकल जाते हैं हाथ से, और ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जो कि ठीक से जिए बगैर निकल जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जो ठीक से जीकर भी दोबारा जिए बगैर निकल जाते हैं और फुल मौज किए बगैर निकल जाते हैं। तो ऐसे करोड़ों पल निकल गए ना पिछले 37 साल मेरे जीवन से उनको। तो ये जो थ्योरी है मूव ऑन की, ये किसने पैदा की है? ये सोसाइटी की अनकॉन्शियसनेस से उत्पन्न हुई है और माइंडलेसनेस से उत्पन्न हुई है, जिसको दुनिया को गुलाम बनाने वाले जो फोर्स हैं। अब दुनिया को गुलाम बनाने वाले फोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि रॉथस्चाइल्ड है, वो जगह जगह है, आपके घर में भी है और आपके रिश्तेदारों में भी है और आपके शहर में भी है, आपके स्कूल में है, कॉलेज में है। तो वो ऐसे फोर्सेज हैं जो आपको अभी इस पल कुछ नया मसाला देना चाहते हैं और नई नौटंकी देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि तू अब इस गाने पे नाच। प्लीज अंडरस्टैंड, नाच बसंती वाला केस है जो दुनिया में मूव ऑन करते हैं ना जो लोग, वो नाच बसंती वाले केस है कि अभी गाना चल गया, अब इस पे नाच, अब इस पे नाच, अब इस पे नाच, अब इस पे नाच, अब इस पे नाच। अरे यार, वो 20 साल पहले मैंने वो पत्रिका पढ़ी थी, वो विज्ञान प्रगति, उसके अंदर बिना बिजली चलने वाला फ्रिज बना रखा था। अबे वो विज्ञान प्रगति लेकर आओ यार, वो बिना बिजली चलने वाला फ्रिज मेरे को बनाना है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव गॉट एन एमटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई स्टिल वांट इट। क्या बोला हमने? आज से करीब 25 साल पहले विज्ञान प्रगति नाम की एक पत्रिका हम पढ़ा करते थे, उसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आते थे। तो उस टाइम पर हम बना नहीं पाए, हमारे जो अवेलेबल रिसोर्स थे, जितना टाइम था, जितना पैसा था, जितनी समझ थी, जितना मैन पावर था, जितना हम अपने अकेले मैन की पावर से इतना कर सकते थे, उस समय नहीं कर पाए। आज हमारा दोबारा इंटरेस्ट है, या तो उसको करें या उसको करते हुए देखें। लेकिन आप बोलोगे कि बचपन में क्यों अटका पड़ा है, मूव ऑन कर जा। अबे तेरे मुंह पे 1000 करोड़ रुपए मारूंगा ना तो तू सीधे जाएगा विज्ञान प्रगति के ऑफिस, और अभी जो भी आदमी मौजूद होगा तो उसके मुंह पर 500 करोड़ रुपए मारेगा और बोलेगा कि निकाल 25 साल पुराना एडिशन निकाल, सारे एडिशन निकालो, और कौन से पन्ने के ऊपर ये बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज बना हुआ है, ये निकाल के लेकर आ, एक एक के मुंह पे 10-10 करोड़ रुपए मार दे। तो आप लेकर आ जाओगे ना, 2 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई वांट टू बिकम रिच, आई ओनली वांट टू प्रूव दैट मूव ऑन थ्योरी इज अ स्टूपिड थ्योरी। इट इज so divine to keep going back to your childhood and keep reliving those beautiful moments with much more intelligence and maturity and experience and exploration. Please understand. ठीक है भाई साहब, तो वैसे तो इनर चाइल्ड हीलिंग पर हमने लेक्चर भी दिया हुआ है, एक प्रीमियम लेक्चर भी दिया हुआ है,
उसमें पुराने पुराने बचपन के गाने सुन सुन के आपको कौन कौन से बचपन के इवेंट्स याद आते हैं? कौन कौन सी शर्ट, जूते, बेल्ट, टाई, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बैग, आपका हेयर स्टाइल, आपको चश्मा यूज़ करते थे, आप कोई वॉलेट यूज़ करते थे, पेन यूज़ करते थे, पेंसिल यूज़ करते थे, मार्कर यूज़ करते थे, स्केल यूज़ करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते थे आप। मैं आपको कैसे बताऊं यार, मतलब जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ना, आपको अपनी अपनी जान देकर उसका मान चुकाना चाहिए। बचपन की ज्योमेट्री बॉक्स ही है आपकी, बाकी सब चूतियापा है बहन चोद, इस दुनिया में सब चूतियापा है। अगर मैं अभी से लेकर उस ज्योमेट्री बॉक्स की तरफ नहीं गया ना, और यहां से मैं कहीं भविष्य में गया ना, तो मेरे को नचाने ही वाली है दुनिया, नचाने ही वाली है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यदि आज से या जब भी आपको एहसास हुआ तब से आप यदि बचपन में नहीं गए और बचपन के खूबसूरत पलों को याद नहीं किया, उनको संजोया नहीं, और यदि वो जी सकते हैं आप उनको तो जिया नहीं गिवन रिसोर्सेज में। यदि आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो भी आप बचपन के हजारों लाखों खूबसूरत पलों को जिंदा कर सकते हैं और जी सकते हैं। उसके लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ रुपए की जरूरत तो बस ये साबित करने के लिए है कि मूव ऑन जो है ना वो एकदम घटिया थ्योरी है। क्योंकि यदि मूव ऑन कर दिया, बचपन की चीजों को वहीं छोड़ दिया, तो नई नई चूतिया पे मेरे सन लाके पटक देंगे। एक तो मोबाइल फोन लाके पटक दिया, मोबाइल फोन की और स्मार्टफोन की, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं थी इस दुनिया में। ये ह्यूमन कम्युनिकेशन की जरूरत थी। ये ह्यूमन कम्युनिकेशन तब से तो हुआ नहीं यार। अबे 2003 तक जब 12वीं क्लास में मैं था ना, तब से इंटरवल में जेब में हाथ डाल के अकेला अकेला मैं घूम रहा हूं। तब से भी जो बुद्धिमान बच्चे हैं ना, उनको आपस में जोड़ के बातचीत बैठक कभी हुई नहीं है। ये मोबाइल फोन या गांड मराने के लिए लेकर आ गए बहन जो तुम चूतिया पाए सब। तो हमने आपको क्या बताया कि जो ये मूव ऑन की थ्योरी है, ये सोसाइटी के अनकॉन्शियस बिहेवियर की वजह से और माइंडलेसनेस की वजह से आई है। तो माइंडलेसनेस यदि सोसाइटी में नहीं होती, यदि अनकॉन्शियस बिहेवियर नहीं होता और सब लोग हितेश आके जितने सुपीरियर होते, रजनीश जितने सुपीरियर होते, राजीव दीक्षित जैसे सुपीरियर होते, तो जब 87 में पैदा हुआ तो उसके 2 साल पहले 1985 में जो स्टेटमेंट दिया था राजीव गांधी ने कि ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे नागरिकों के पास जमीन पर 15 पैसे मिलते हैं, मतलब 85 पैसे जो है उसका गबन हो चुका है। तो यदि सोसाइटी में लोग ईमानदार होते, बेईमान नहीं होते, चूती नहीं होते, तो वो 85% जो पैसा है जो मेरा नाना का, मेरे दादा का, मेरे दादा के दादा का, और मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे चाचा का, इस सब का जो मर चुके हैं बेसिकली मम्मी को छोड़ के, उनका पैसा तो मेरे को मिलना चाहिए ना। वो यदि मिलता तो बचपन में जल्दी जल्दी फर्स्ट क्लास खत्म करो, जल्दी सेकंड क्लास खत्म करो, जल्दी थर्ड क्लास, जल्दी जल्दी स्कूल खत्म, जल्दी कॉलेज, जल्दी जॉब पे लगनी, तो ये जल्दी जल्दी होता। तो मैं एक ही क्लास को 5-5 साल आराम से इत्मीनान से पढ़ता, एक एक विज्ञान के चैप्टर को और कंप्यूटर के चैप्टर को। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोला हमने कि यदि आपकी सोसाइटी में लोग ईमानदार होते और बेहोशी से अपना जीवन नहीं जीते, कॉन्शियसली अपना जीवन जीते, ऑथेंटिसिटी से अपना जीवन जीते, तो जो राजीव गांधी ने जो पैसा भेजा हुआ है उसका जो 85% है। और राजीव गांधी कौन होता है? ये भेजने वाला और बोलने वाला। राजीव गांधी के पहले मतलब पिछले 70 साल में जितना ही पैसा भेजा गया है उसमें से 85% पैसा तो स्विस बैंक में जमा हो गया, तो वो सारा पैसा मेरा है, मेरे बाप का है, तो वो सारा का सारा पैसा नागरिकों की जेब में भरा होता तो सब लोग कम से कम सर्वाइवल इनसिक्योरिटी में नहीं होते। तो आपके जो भी जीवन मूल्य है ना, मैं ये कह रहा हूं आपको, आपके जो भी जीवन मूल्य हैं कि कौन ईमानदारी से पैसा कमा रहा है, कौन सम्मान से पैसा कमा रहा है, जैसे हम क्यूआर कोड लगा देते हैं तो ये लोगों के लिए भिखारीपना है। तो ये कौन भिखारी है, कौन ईमानदार है, कौन दानी है, कौन उच्च स्तर का है, कौन परोपकारी है, ये सारे जो जीवन मूल्य हैं ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम्हारा कितना पैसा लूट के स्विस बैंक में भरा हुआ है और कितना भरा हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में बेईमान कितने लोग हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जीवन मूल्य आपके कितने फ्रेजाइल हैं।